कि अगर जहांगीर तरीन क्वालिफाई किए तो पंजाब वज़ीर आला पंजाब के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे अगली टर्म के लिए। जिनके जेबों में कुछ नहीं है, खुदा की कसम, उनके बिल्कुल खाली जेब वाले भी लोग हमें रोजाना मिलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अवाम महंगाई से है परेशान और वुज़रा को बेहतरीन कारकर्दगी सर्टिफिकेट से नवाज रहे हैं कप्तान। दर हकीकत यही है इनका नया पाकिस्तान। जी जनाब, अपोजिशन के इस इल्ज़ाम में वजन है। पोजीशन होल्डर वुज़रा की मार्किंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, पोजीशनें भी सवाल निशान हो सकती हैं, लेकिन मानना ये भी पड़ेगा कि वुज़रा में कारकर्दगी का मुकाबला एक अच्छी रिवायत तो है। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर 10 वुज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट दिए हैं, जिसमें मुराद सईद सब पर बाजी ले गए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी में मुराद सईद की वजारत मवासलात पहले नंबर पर रही है, असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी दूसरे, सानिया निश्तर की समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुरबत की वजारत तीसरे नंबर पर, शफ़क़त महमूद की वजारत तालीम चौथे नंबर पर रही, शीरी मज़ारी की वजारत इंसानी हुकूक 5वें नंबर पर, खुसरो बख्तियार की वजारत सनत व पैदावार 6, मुशीर बराए कौमी सलामती मोहित यूसुफ 7वें, वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत 8वें नंबर पर रही, शेख रशीद की वजारत दाखिला 9वें और फ़ख्र इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत आखिरी नंबर पर रही। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शौकत तरीन इस लिस्ट में शामिल नहीं। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी कारकर्दगी से कप्तान मुतमईन नहीं। इस मुकाबले पर खुद विफाकी वुज़रा भी आवाज़ें उठाने लगे हैं। अली मोहम्मद खान का कहना है कि जो वुज़रा जिम्मेदारियां अदा नहीं करते अवार्ड के हकदार ठहरते हैं। सियासत से हटकर देखा जाए तो ये यकीनन एक अच्छी रिवायत है। इससे पैदा होने वाली मुकाबले की फ़ज़ा से आखिर अवाम को ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन तज्ज़ियाकारों की नज़र में इस मुकाबले और इसके नताइज के ऐलान की टाइमिंग बड़ी अहम है। अपोजिशन अदम एतमाद का जो चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है, इस मुकाबले से उसे भी फ़ायदा हो सकता है। अपोजिशन का दावा है कि मुतअद्दिद हुकूमती अरकान इससे राब्ते में है। लिस्ट में शामिल ना होने वाले दिल बर्दाश्ता होकर कुछ भी कदम उठा सकते हैं, जिससे कप्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नून लीग ने तो इसी महीने फरवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या इसके राबते, मुलाकातें और मुशावरतें रंग लाएंगी? क्या काबीना में कारकर्दगी के इस मुकाबले का भी इस पर कुछ असर हो सकता है? सोशल मीडिया पर इस हवाले से क्या चल रहा है, इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब हमेशा हमें असल कहानी बताते हैं, उन्हीं से जानते हैं। बाबर डोगर साहब, ये जहांगीर तरीन साहब, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात तय, उधर काफ लीग के साथ भी जनाब मुलाकात तय, ये तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं को बात चल रही है। और इसी महीने अदम एतमाद। उसामा साहब, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में राब्ते तो करती हैं। जहांगीर तीन ग्रुप जो है वो प्राइम मिनिस्टर से नाराज़ है। कल प्राइम मिनिस्टर जब फैसलाबाद गए तो तीन ग्रुप के जो फैसलाबाद से MPs MNA थे वो उनसे नहीं मिले, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वो उनसे नाराज़ हैं। जहांगीर तरीन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो ख़ुद जब लंदन में थे तो उस वक़्त भी उनके इनडायरेक्टली नून लीग के साथ रबते थे, नवाज शरीफ के साथ रबते थे। नवाज शरीफ के बहुत सारे जो उनके साथ हैं, नासिर भट्ट साहब, उनके साथ जहांगीर तरीन की मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एहसन भून भी उनसे जाके मिले, तो इनडायरेक्टली जहांगीर तरीन के नून लीग से रबते हैं, नवाज शरीफ से भी रबते हैं, शहबाज शरीफ से भी। लेकिन अब सर डायरेक्ट शहबाज शरीफ से मुलाकात की बात हो रही है, पहले रब्ता होगा, तो इसका मतलब है तो वो तो खुलकर मैदान में आ जाएंगे और उसी बिना पर फिर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। उसामा साहब, तहरीक अदम एतमाद अभी आप बहुत, मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी में ये बात कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है सर। अब तो खबरें छप रही हैं ज़राए से, मेरी आ रही है। मेरी एक बात सुन लें। जी। जब तक अलाइस को इतमाद में नहीं दिया जाता, जहांगीर तरीन ग्रुप को उस अदम इतमाद में क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताएं सर। जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं वो सारे PTI के सर, अगली बारी में टिकट्स मिल सकती हैं, बड़ी बड़ी वजारतें मिल सकती हैं उस ग्रुप को, 1-2 वजारतें उस ग्रुप को मिल सकती हैं। कुछ तो एश्योरेंस देंगे ही, तभी तो जा रहे हैं। कुछ होमवर्क करके जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। खुद सेनेट के इलेक्शन में मरियम साहबा के बयान था कि टिकट बिका है जनाब, नवाज शरीफ का टिकट बिका है। मुझे एक चीज़ बताएं, अगर अदम इत्माद की तहरीक कामयाब होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम इत्माद आता है,
अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ अदम इत्मीनाद आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो तो जहांगीर तीन ग्रुप का होगा। अगर काफ लीग अपोजिशन के साथ जाती है, अगर MKM जाती है, GDA जाती है, बाप जाती है, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। उनकी पार्टी अलग है, सही है। जहांगीर तीन ग्रुप के वो सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं डालेंगे या एब्सटेन करेंगे या उस दिन असम्बली में नहीं आएंगे, वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। डिसक्वालिफिकेशन जो है MPs MNAs की, उसमें एक शिक ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर या CM के इलेक्शन में अगर आप उसको अपनी पार्टी लाइन को टो नहीं करते, उस CM को वोट नहीं डालते या प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं डालते या एब्सटेन भी करते हैं, तो फिर भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो वो उनको तो ये कीमत जो है वो सीटें, उनकी सीटें जाएंगी। हाँ, जहांगीर तीन ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव हो सकता है। जो स्पीकर का इलेक्शन होगा वो खुफिया राय शुमारी है, उसमें डिसक्वालिफिकेशन नहीं है, और अगर स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनाद आती है और जहांगीर तीन ग्रुप जो है वो अपोजिशन का साथ देता है और PTI के दूसरे MNAs जो हैं वो अपोजिशन का साथ देते हैं, तो स्पीकर उड़ जाएंगे। और मॉरली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन पे ये चीज़ आ जाएगी कि वो अगर उनका स्पीकर उड़ता है तो वो हाउस से इत्मीनाद का वोट लें। ये फिर ये कि उनकी जो हुकूमत है वो मज़ीद दबाव में का शिकार हो जाएगी, मज़ीद दबाव में आ जाएगी। सही। और इस दबाव में देखें कि अपोजिशन के साथ अलाइज पार्टी ये भी हो सकता है कि अगर वो देखें कि स्पीकर उड़ गया और ये हुकूमत जो है ये डामाडोल हो गई है, कमज़ोर हो गई है, वीक विकेट पे चली गई है, तो अलाइज जो है वो उस वक्त अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। लेकिन मेरी इतला ये है कि अगर अदम इत्मीनाद आया तो सबसे पहले सेफ आएगा, जिसमें किसी की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वो स्पीकर है। और स्पीकर को टारगेट किया जाएगा। स्पीकर को अगर टारगेट करते हैं तो स्पीकर अगर उड़ जाता है, अगर PTI का स्पीकर असद कैसर उड़ जाते हैं, देखें वो लाहौर में है, आज वो चौधरी परेलाई से भी मिले हैं, वो भी इधर उधर फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, PTI के लोगों से मिल रहे हैं। अगर वो असद कैसर उड़ जाते हैं तो इमरान खान को नेचुरली हाउस से इत्मीनाद का वोट देना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरह जब गिलानी कामयाब हुए थे तो उनको इत्मीनाद का वोट देना पड़ा था। अदम इत्मीनाद की तहरीक तो सर दूसरी तरफ से आएगी, नंबर उनको अब पूरे करने हैं। अगर इमरान खान सर वो तो अखलाकी तौर पर होगा ना, जिस तरह उन्होंने पहले जनाब सेनेट के इलेक्शन में हो गया था, तो अखलाकी तौर पर लाजिम तो नहीं है ना इत्मीनाद का वोट लेना। वो तो सर अगर इत्मीनाद का वोट नहीं लेते तो उनकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, मरीम साहबा बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कहती हैं जी अवाम के हाथ इमरान खान की गिरबान तक पहुंचने वाले हैं, कश्ती डूब रही है और निजात दिलाई जाए अवाम को, जो अजाब मुसल्लत है। वो कहती हैं इदारे भी समझें अवाम के मूड को, जिस तरह से अपोजिशन जमातें समझ रही हैं तो इदारे भी समझें। फिर यह कि जी इमरान खान के अरकान दूसरी जमातों में जाने के लिए तैयार हैं, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। ये जो इस वक्त सारी शहबाज शरीफ साहब अब जिस तरह फ्रंट फुट पर आए हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि मरीम साहबा ने तो सड़कों के जरिए करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। अब जो महलाती साजिशें होती हैं कह लें या जिस तरह भी जोड़ तोड़ होता है, अब शहबाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और मरीम साहबा को पूरी तरह एतमाद है चचा पर कि जहाँ मैं नाकाम हुई चचा कामयाब हो जाएंगे। मरीम साहब के बयान को अगर आप पूरी तरह से सुने तो ये बात है कि अदारे भी समझें, तो इसका मतलब है कि कोई बात फिर कहीं पे भी नहीं है। वो ये कहना चाहती हैं, वो क्या बता रही हैं, ये ऐसा ही चीज़ें हैं जिस तरह से वो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए शायद ये बयान उन्होंने दिया हो। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो काम इमरान खान करते हैं और जिस तरह के बयानात वो देकर सारे अपनी दिल की बात जो है अखबार अपना निकाल जाते हैं, इसी तरह की आदतें मरीम नवाज शरीफ में भी हैं कि वो भी अपने जो भी बात होती है वो इस तरह से बयानात देती हैं, उसमें बहुत सारी बातें यहाँ हो जाती हैं, या वो अपने पार्टी डिफरेंसेस बयान कर जाती हैं, या वो अदारों से सवाल कर जाती हैं, या उनसे जवाब मांग लेती हैं। अब मुझे बताएं कि ये इन बातें तो अपोजिशन तो मुलाकातें करती रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहला जवाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी कल की तकरीर में दिया इन मुलाकातों के हवाले से, तो उनको जो फ़िक्र लाहक हुई इतनी ज़्यादा और उन्होंने इतनी ज़्यादा बातें की, उसी तकरीर से जो तज्ज़ियाकार थे, जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन वाले लोग हैं, सहाफ़ी हैं, दानिशवर हैं, वो तमाम के तमाम फिर ख़बर के पीछे पड़ गए कि क्या ख़बर है। इस तरह की बातें उन्होंने परसों भी की, कल भी की। तो ये
इनकी डेस्परेशन जो है वो शो हो रही है, परेशानी वज़ीर आज़म साहब खुद अपनी शो कर रहे हैं। और इसी तरह के बयान ये मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने दिए हैं, इसमें भी वो तो ये कह के गई हैं कि किसी से कोई रब्ता नहीं है या किसी से कोई बात नहीं है या बात चाल ही नहीं रही कि अदारे भी समझें। तो किसको ये बात कर रही हैं, जबकि उनके चचा जो हैं उनकी जब बात हुई है असफ अली ज़रदारी साहब से भी, चौधरी मुनस अलाई से भी और बाकी जो MKM के लोग हैं उनसे भी, तो तमाम के तमाम लोग अब इस बात की जाने बढ़ रहे हैं कि हमने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है, क्या वो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पहले लाया जाए या वज़ीर आज़म के हवाले से पहले लाया जाए। तो इस मामले में जहांगीर तरीन साहब भी ऑन बोर्ड हैं, बातचीत उनसे भी हुई है और आने वाले 2-4 दिनों में बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें खुल के सामने आ जाएंगी। तो जो ये बुनियादी इसमें सवाल ये उठता था कि जी जहांगीर तरीन क्यों करेंगे, उनको क्या मिलेगा, तो उनको PTI के साथ भी रहें या वो उस दिन आएँ या ना आएँ, जब तक उनकी पार्टी लीडरशिप दरख्वास्त नहीं करेगी डिफेक्शन क्लॉज इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और उसके ऊपर फिर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, तो वो बड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में। अब वो वाले हालात नहीं हैं कि सुबह दरख्वास्त दी और दोपहर को आपका फ़ैसला आ गया और शाम को बंदे डिस्क्वालीफाई हो गए। इस तरह की सूरत हाल में डिसीजन लेना किसी भी, और अब ये बात बिल्कुल आपको एक ख़बर के तौर पे है कि जहांगीर तरीन की जमात की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से ये बात अब बिल्कुल खुलेआम कर दी गई है। उन्होंने कहा हमें बताएं हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देंगे आप। और उनके लोगों को देखें, कोई ज़रूरी नहीं होता कि गाड़ी के ऊपर झंडा लगे और हुटर बाजरे हों और आगे पीछे पुलिस के वैन्स हों। आप उनके तमाम MPs को डबल फंड दे दें, आप उनके MPs को उनके काम जो उनका काम हो वो विदिन मिनट्स हो, गुलाम मुर्तज़ा साहब, तो ये भी बड़ी फेवर्स होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन उड़ जाती है, वो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर वो पिटीशन जो दायर होनी है वो जो हो जाती है और वो एंटरटेन हो जाती है और वो मंजूर हो जाती है, तो जहांगीर तरीन अगली टर्म के लिए वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं, वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट हैं। ये खुद भी वो कह चुके हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग भी यही बात कर रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन क्वालिफाई किए तो पंजाब वज़ीर आला पंजाब के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे अगली टर्म के लिए। अच्छा, मैं मेरी भी सुन लें फिर बात कि अगर वो वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट हैं तो फिर उन्हें मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना होगा। ये इस हद तक भोले मियाँ ना बने आप तो उनकी 15-20 सीटों से वो वज़ीर आला बन जाएंगे। वो एक प्रेशर ग्रुप जरूर है, लेकिन वज़ारत आला के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की सीटें हैं और आने वाले इलेक्शन अगर फेयर हो जाते हैं तो उसमें क्या आप समझते हैं कि कोई शख्स ये ब्लैकमेलिंग कर सकेगा कि जी मैं बनना चाहता हूँ वज़ीर आला, मुझे नहीं बनाया। तो सारी हर चीज़ ख्वाहिश रखना कोई बड़ी बात नहीं है और ख्वाहिश होनी भी चाहिए। अगर उनको अलाउ हो गया, अगर वो अलाउ हो गए, चौधरी साहब ने भी कोशिश की, अगर वो अलाउ हो गए तो PTI पंजाब जो है इसका सिनेरियो बिल्कुल बदल जाना है। ये भी मैं आपको बता दूं। फिर देखना है कि इमरान खान के साथ कितने लोग खड़े हैं और जहांगीर तरीन के साथ कितने लोग खड़े हैं। ये साउथ पंजाब। फिर अगली एक और बात सुन लें मेरी बाबर साहब, एक और बात सुन लें, नवी खबर दे लें फिर आप। अगर ये आप अगर मगर के ऊपर ही बात करनी है तो फिर मैं आपको खबर ये देता हूँ कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्वालिफाई हो गए तो फिर PTI को जहांगीर तरीन चलाएंगे, फिर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे या कुछ भी होगा उनके साथ, फिर वो इस पार्टी को वो लीड करेंगे। तो सर ये गलत मैं कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर लें गलत मैं कर रहा हूं। तो फिर भी अगर देखें, अगर ये PTI को लीड भी कर लेंगे तब भी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। फिर इनको अपना स्टेचर मरकजी किरदार अदा करना पड़ेगा। वो बड़ी आगे की बातें हैं। चले एक चीज अभी पता नहीं तरीका इत्मीनान पर भी अभी है, चाहे मुगैया है या एश्योरेंसेस किस लेवल पर दी जाती हैं वो अभी तक अगर मगर है, लेकिन क्या जहांगीर तरीन साहब के रास्ते अब वाकई जुदा हो गए हैं, कोई वापसी का चांस नहीं है?
गुलाम रज़ा साहब पहले आप, फिर बाबर साहब बताइए इस बारे में कि मतलब इमरान खान साहब से अब कोई रिकन्सिलेशन नहीं हो सकती? देखिए, रिकन्सिलेशन का मामला जो है वो 3-4 मरतबा कोशिश की गई है। अच्छा, लेकिन रिकन्सिलेशन अब तकरीबन एक साइड से आप ये कह लें कि बाब बंद कर दिया गया है। अच्छा, रिकन्सिलेशन के हवाले से अब जब उनके अपने पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं मौजूद जो जहांगीर तरीन साहब के साथ रब्ता करते हैं, उनको अंदर की सारी बात बताते हैं जी, और उनको जो डिसीजंस हो रहे हैं उनके हवाले से बताते हैं, तो फिर वो अकेले तो नहीं अपने आप को महसूस कर रहे, वो तो और जानदार हो रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ जो है हर दूसरा तीसरा शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब के मौक़िफ़ को अपना रहा है और उनको वो हक पे समझता है और उनके साथ होने वाली चीज़ों को वो कहता है कि पार्टी ने ज़्यादतियाँ की हैं। इसी तरह से अलीम खान साहब के साथ होने वाली जो भी बातचीत है, शहजाद अकबर साहब जिनका बराह रास्त नाम भी लेते थे जहांगीर तरीन साहब, उनकी भी छुट्टी हो गई है, तो मैं भी शहजाद अकबर साहब का जो मैं अर्ज करूं कि शहजाद अकबर साहब जो फारग हुए ना, वो शहजाद अकबर साहब का तो अभी जो कल फैसले कल आपने पढ़े होंगे लंदन के NCA के, और वो तो अब और भी बड़ी कहानियां आ रही है सर। मुझे अगली खबर शामिल करनी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि वज़रा की कारकर्दगी को जाना गया है। 10 टॉप जो परफॉर्म करने वाली वजारतें थी उनके वज़रा को बुलाकर सर्टिफिकेट दिए गए हैं और इन वजारतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। बाबर डोगर साहब, ये रिवायत तो अच्छी है, अगरचे इससे एक मसला ये हो जाता है कि अपने लोग ही खिलाफ हो जाते हैं जिनको नहीं मिल सकी अप्रिसिएशन, चाहे वो वज़ीर इत्तलात हों, चाहे वज़ीर ख़ारजा हों, दीगर इतनी बड़ी तो काबीना है, बहुत से नाम है, तो उनको नंबर भी नहीं कहीं आ सका, तो वो भी इस पर ज़ाहिर है परेशान है। और अपोजिशन को भी एक चीज़ मिल गई जी आप किस चीज़ की ये सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, क्या करें। लेकिन अगर ये हो एक हेल्दी कंपटीशन कम से कम वजारतों में तो होगा कि मैं अलाउंस लेना है तो अपने टारगेट जो आप दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, यही काम अगले साल करके दिखाएंगे इतने अरसे में, वो करके दिखाएं और अलाउंसेस लें। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जो इमरान खान साहब ने सर्टिफिकेट बांटे हैं और जिन जिन मिनिस्टर्स को दिए हैं, अब सबसे जो अहम है वो है जो फूड मिनिस्टर हैं खुसरो बख्तियार साहब। खुसरो बख्तियार साहब के दौर में खाद पूरे पंजाब में नहीं मिली। 3,000-4,000 वाली बोरी जो है वो 10-11 हज़ार रुपये में ब्लैक में भी नहीं मिल रही थी। यकीन जाने, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ 2-2 बोरियाँ खरीदनी थी, वो ब्लैक में 2 बोरियाँ नहीं मिल रही थी। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में खाद की शॉर्टेज, उसकी वजह से आपकी गंदम की फसल मुतासिर हुई, उसकी वजह से आपकी दूसरी फसलें मुतासिर हुई, फसलों को बर वक्त खाद नहीं मिल सकी, आपका जो टारगेट थे वो सारे टारगेट्स का बेड़ा गर्क हो गया। ये कैबिनेट मीटिंग में ये कहते रहे कि जनाब खाद की शॉर्टेज ही कोई नहीं है। इनकी स्टेटमेंट है, मीटिंग मिनट्स में है कि इन्होंने कहा जी खाद पाकिस्तान में सरप्लस है, जी पाकिस्तान में सरप्लस खाद है। ऐसे वक्त में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जब पूरे पंजाब में किसानों की 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी और वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, पुलिस वहां पर लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रही थी कि एक तो माने सर शौकत तरीन साहब को कोई नंबर नहीं मिल सकता, वजीर खजाना है हालांकि, तो ये तो शायद उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं नजर आ रही। उसामा साहब, महंगाई का जो हाल है, मैं आप पिछले 1 साल के शौकत तरीन के स्टेटमेंट्स पढ़ लें। जब वो बजट में आए थे उस वक्त उनका स्टेटमेंट क्या था, जब उन्होंने बजट पेश किया उस वक्त क्या स्टेटमेंट था, बाद में जब मिनी बजट पेश किया उस वक्त क्या स्टेटमेंट था। उनके तो हर 2 महीने के बाद स्टेटमेंट ही बदल जाता है, जो पिछली बात कर रहे होते हैं उसके उलट चले जाते हैं। नहीं मिला ना सर, इसलिए देखें टॉप पर मुराद सईद आगे हैं, उन्होंने जो टारगेट दिए होंगे जितनी सड़कें बनाएंगे। चले मुझे एक बात बता दें कि मुराद सईद ने कौन सी सड़कें बनाई हैं, चले मुझे इस पे भी डिबेट कर लें। जितनी सड़कों का इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया वो तो सारी नून लीग के दौर में स्टार्ट हुई। वो सारे प्रोजेक्ट जो थे, कोई 60% था, कोई 70% था, कोई 80% था, वो इनके दौर में कंप्लीट हुए। इन्होंने तो पुराने प्रोजेक्ट। अच्छा, गुलाम रज़ा साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक अच्छी रिवायत है, अगरचे इस पर तनकीद तो होगी, लेकिन चले कम से कम अब किसी को तो उन्होंने अवार्ड देना था। ये सब कोई कहते हैं कि जी सारी फारिग हो। ये क्या क्लासरूम है जिसमें कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है कि आपके 10 नंबर हैं, आपके 9 हैं, आपके 7 हैं, आपके 8 हैं? सर, कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है। कारकर्दगी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मुराद सईद साहब की बात कर लें तो आपको नज़र आएगा कि कितने किलोमीटर का इन्होंने नेटवर्क जो है उसका इजाफा किया है। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि हमने इतने
अरब रुपया जो रेवेन्यू में इजाफा किया है। भाई आपने नहीं किया, हमारी जेबें कुतरी गई हैं। वो जो सफ़र इस्लामाबाद से लाहौर का हम 700 रुपये में करते थे, अब 1000 रुपया देते हैं। वो पहले 600 में था, अब 1100 में हो गया है। फैसलाबाद जाते थे 600 रुपये, 550 रुपये टैक्स था, अब 900 रुपया, 950 रुपये। नवाज शरीफ दौर का है, ये कारकर्दगी तो नहीं है। हर साल वो 10% उन्होंने अगले 10-15 साल के लिए बढ़ाने हैं। तो नहीं, ये कारकर्दगी तो नहीं है। मैं तो ये कहने लगा हूँ, ये कारकर्दगी तो अगर आपने 200-400 किलोमीटर, 2-400 परफॉर्मेंस तो ये थी कि ये अच्छा, जो 10% का इंक्रीज का एग्रीमेंट है, ये इसको ना मानते, ये 10% ना बढ़ाते, ये कहते कि जनाब हम उसी पे कायम रहेंगे, अवाम को इस तरह के काम करके आपने सीपैक स्लो करवा दिया। परफॉर्मेंस को पहले यही इल्जाम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं मुझे जरा खुसरो मुख्तियार साहब के हवाले से बात करने दें। यूटिलिटी स्टोर और चीनी का हाल, यूटिलिटी स्टोर और चीनी का हाल किसने नहीं देखा? उनकी वजारत को कोई नंबर चाहिए था या उनके वजारत को कोई हार चाहिए था किसी और चीज़ का? तो बात यह है कि वो किस तरफ से आगे निकल गए हैं। खाद आपको नहीं मिल रही, आपके किसान जो हैं वो रो पीट रहे हैं, खाद स्टॉकी स्टॉक करके बैठे हुए हैं। गवर्नेंस का ये आलम है कि ख़ुद वफाकी वज़रा जो हैं अपने इलाकों में अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए छापे मरवा के वो खाद वहाँ से निकलवा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये खुद वजीर बैठे हुए हैं वहाँ कौन कोई सर चीनी का क्या हाल हुआ? चीनी फिर पे आप ट्रेडिंग होती रही है। सुन लें 2-3 लाइनें सुन लें, 2-3 लाइनें सुन लें। शफकत महमूद साहब को मुझे बताएं कि गुज़िश्ता 3 साल में कोविड की वजह से 85% क्लासेस नहीं हो सकी हैं। बच्चों को मार्क्स देकर जो रायती नंबर होते हैं देकर पास किया गया है और कोई स्टडी नहीं है। हमारे बच्चे बेड़ा गर्क हो गया उनका, और इनको अवार्ड मिल गया शफकत महमूद साहब को। अब आ जाए शीरी मज़ारी साहबा की तरफ, कितने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है। उन्होंने कौन सा ऐसा चांद से तारे तोड़ के लाई हैं? तो वो आटा बहरान आप देख लें किस हद तक यहाँ पे हुआ। उनको बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये दौरा चीन बड़ा कामयाब था, शाह महमूद कुरैशी साहब को नीचे फेंक दिया कहीं। अच्छा। और सर फिर हमारी अपनी बड़ी वजारत है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी मोहब्बत है वजारत इत्तलात और नशरियात से। अच्छा, उनका तो नाम सर उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने जस्टिफिकेशन दिया कि कुछ उन्होंने तब्दीलियां कर दी थी जो टारगेट्स थे उनमें, जो प्लान्स थे उनमें, उस वजह से हुआ। अगली दफा वो बेहतर परफॉर्म कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ये भी है कि खुद वजारतों ने टारगेट दिए हैं कि जी हमने ये काम करके दिखाने हैं और उसमें से देखा गया कितने % उन्होंने अचीव किया। जितने % किया 90%, 100% किया तो उसको उस हिसाब से अलाउंस है, जिसने 70% किया उस हिसाब से। तो कहते हैं पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतरी दिखाई गई है। बहरहाल लोग तो इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि जनाब किसने क्या किया है, किस वजह से दिया गया, ये अब इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इसहाक डार साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन कहते हैं कुर्सी कोई ना छीने, खबरदार। उन्होंने खुद एक तरीका निकाल लिया है कि उनके पास सेनेट की सीट कैसे रह सकती है। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। इसहाक डार साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मुझे उनका BBC को दिया गया इंटरव्यू याद आ रहा है। उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि जी मेरा बड़ा खौफनाक किस्म का कोई मसला है और इस वजह से मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से भी उन्होंने कहा जी वो तो लोगों को कत्ल कर देते हैं। फिर ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि उस वक्त से लेकर आज तक उनका इलाज चल ही रहा है। अब जिस तरह बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब वाली कहानी यहाँ पर रिपीट नज़र आती है। अगरचे इसहाक डार साहब के प्लेटलेट्स नहीं गिरे, वो पहले ही यहाँ से चले गए थे और कहा जाता है कि जी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने उनको बाहर भिजवा दिया था। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि सेनेट की सीट का मामला है। उनको डर है कि नया कानून आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया कि हलफ नहीं लेते तो सेनेट की सीट जा सकती है। तो उन्होंने ख़त लिख दिया है चेयरमैन सेनेट को कि जनाब मैं बिल्कुल तैयार हूँ हलफ लेने के लिए, लेकिन उसके लिए आप वर्चुअल इजलास बुला लें। इजलास से मुराद है कि वर्चुअली हलफ ले लें और वहाँ पर कर लूँगा। सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल राइज है मामला। इसके अलावा कहते हैं अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो यहाँ हाई कमीशन है बरतानिया में, वहाँ पर आप अहलकार के ज़रिए जनाब मुझे वहाँ बुलाकर आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये सीट नहीं जानी चाहिए सेनेट की। और बड़े भरपूर तरीके से वो इस कौम का और मुल्क का दर्द रखते हैं और वो समझते हैं कि वो सेनेटर रहेंगे तो बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। और बरतानिया से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बरतानिया से हमें ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मिल जाता है, रेमिटेंसेस वहाँ से आ जाती हैं। तो इसहाक डार साहब हो सकता है उनके बच्चे बड़े होनहार हैं, वहाँ से कुछ भेज रहे हों।
तो ऐसे शख्स का सेनेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारे मामलात नहीं चल सकते, कानूनी मामलात। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बड़ा उन्होंने मुदल्लिल किस्म का लिखा है ख़त, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया है, और इलेक्शन कमीशन आजकल भरपूर फॉर्म में है, तो इसमें कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है कि एक शख्स बाहर बैठा है, ठीक है, जब भी सेनेट का इजलास होगा तो वर्चुअली वो शिरकत कर लेंगे, इसमें क्या हर्ज है? आखिर उन्होंने वोट लिए हैं, उनका ये हक़ है और उनको ये देना चाहिए, और फिर बरात और सब कुछ वो भी मिलना चाहिए, वो भी सेनेटर हैं। देखिए, जो आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया ना कि उनको कोई खौफनाक बीमारी लाहक है, इसका ज़रा थोड़ा वजाहत करें कि कौन सी खौफनाक बीमारी? वो तो वहाँ उन्होंने बीबीसी हार्ट टॉक में सर्वाइकल का कुछ कहा था, वो अभी तक सर पता नहीं 3-4 साल हो गए, खुद खौफनाक हुए हैं आजकल। अच्छा, आप ये दुआ करें कि कहीं उन्होंने रियासत पाकिस्तान को खातरी लिख दिया कि मेरे हलफ के लिए सेनेट ही बाहर मुंतकिल कर दें बरतानिया में। मैं उधर ही हलफ लूँगा और उधर ही रखूँगा सेंटर्स को साथ ही, उधर से ही चलाएंगे काम। ये भी सही यार, खुदा का खौफ करें, एक गरीब कौम मरी हुई है, ये इनके घरों में फाके हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों के, लोगों की बुरी हालत है, जिनकी अच्छी है उनकी बहुत अच्छी है, और जिनके जेबों में कुछ नहीं है, खुदा की कसम उनके बिल्कुल खाली जेब वाले भी लोग हमें रोज़ाना मिलते हैं, और बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में। तो ये मजाक, संगीन मजाक है। आपने हमारी नुमाइंदगी करनी है, आप क्या बात करेंगे? अब 2.5 साल से तो आपने कोई बात नहीं की, आपने हलफ नहीं उठाया, और अब आप चाहते हैं इससे पहले अल्लाह गरीक रहमत करे मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई, वो हलफ ना उठा सकी, बाहर रही, और फिर उसके बाद वो सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शंस हो गया। ये मोनार्की है कोई? यहाँ कुछ शहनशाहियत है कि एक घर से 10-10 लोगों ने लाजमी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, फिर उनको मुंतखब करवा देना है? क्या इसलिए हम जो है वो वोट देते हैं आप लोगों को कि आप अपने ही घर में सारी चीज़ें बांट लें, और एक किसी की बेटी को सेंटर बना दें, किसी के बेटे को बना दें? ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाया गया था कि इसमें कोई विजडम सामने आए, कुछ चारों सूबों के दरमियान कोई ऐसी पॉलिसी वजह की जाए जिसके ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ ना हो, हम महंगी हो, उसमें मसावात के साथ फंड्स की तकसीम हो, उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से गाइडलाइन फ्राहम की जाएँ, उसमें माशी हवाले से ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे मुर्शिदान वहाँ पे बैठे हों जो मुल्क की मसाइल का हल दें। वहाँ तो ये कोई वोट डालो और पकड़ लो वाली ये सेनेट, तो हमने ऐसी सेनेट का तो मेरे ख्याल में ना भी वन यूनिट वाला सिलसिला फिर ठीक था, फिर कहते हैं कि जी वो मुल्क टूट गया उसकी वजह से। ये सब बातें बड़ी दुरुस्त हैं, लेकिन आप देखें ना, वो कहेंगे जनाब मैं वजीर ख़जाना रहा हूँ इस मुल्क का, और हमारे दौर में ये मुल्क इतनी तरक्की कर रहा था कि तारीख में कभी तरक्की इतनी नहीं हुई, इतना अच्छा दौर था, तो आज मैं बड़ा अच्छा इनपुट दे सकता हूँ सेनेट में, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तजावीज़ दे सकता हूँ, मुल्क को दोबारा बेहतर कर सकता हूँ। ये भी काबिल डिबेट बात है उसामा साहब, ये काबिल डिबेट बात है कि उनके मुल्क में उनके दौरे हुकूमत में क्या चीज़ें थी। अल्लाह का ख़ास करम हुआ उस वक्त में कि जो अशिया की चीज़ें थी, क्योंकि डॉलर पैरिटी के ऊपर हम चलते हैं, वहाँ तेल की कीमतें बहुत कम रही, इंतहाई कम रही वहाँ पे उस दौरान में, हमारे ऊपर कोई वो बोझ नहीं था इंपोर्ट्स का, और हमारे एक्सपोर्ट्स तो कई सालों से उधर ही खड़े हुए हैं। वो हमारी इकॉनमी उस प्रेशर में नहीं जा सकी जिसमें इस वक्त मौजूद है, और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें भी चल रही थी, सी पैक पे भी कुछ आया, सर ये आपकी बात दुरुस्त है, फैक्ट्स यही है, एक्सपोर्ट तुम्हारी वहीं थी, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती रही, उसकी वजह से तिजारत ज़रूर हुई, यानी ये ज़रूर नज़र आया कि तिजारत हो रही है, चीज़ें बाहर से जो आ रही थी वो सस्ती थी, डॉलर को उन्होंने कंट्रोल रखा, बहरहाल जैसे भी रखा, उस वजह से लोगों पर महंगाई का कोई उतना असर नहीं आया। बाबर डोगर साहब, अच्छा ये तो अखलाकी तौर पर बिल्कुल सही बात है गुलाम मुर्तज़ा साहब की अपनी जगह, लेकिन क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? कानूनी तौर पर हम देखें कि फिर वो इजलास में शिरकत कैसे करेंगे? एक दफ़ा हलफ फ़र्ज़ करें, अब ये तो अभी डिसाइड होना है क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन क्या वो फिर हर दफ़ा इजलास में वर्चुअली आएंगे? वोट कास्ट करना एक मकसद है ना, इस तरह तो 5-10 लोग बाहर चले जाएँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, और वो किसी भी वजह से वो 5 महीने 10 महीने वो कहते हैं जी हमने बाहर रहना है, हमारे बच्चे वहाँ पर हैं, हमारा घर वहाँ पर है, किसी भी वजह से सबके हैं, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में बड़े अमीर लोगों की बाहर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो उनकी बाहर भी होगी, तो बड़ा मसला बन जाएगा। वो कहेंगे जी प्रेसिडेंट सेट है, जिस तरह उन्होंने लिख दिया कि ये तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़रा इस्तेमाल है। देखिए उसामा साहब, ये जो हाउस है इसकी एक सैंक्टिटी है,
खैर इन्होंने तो हर चीज़ को मजाक बना लिया। ये प्राइम मिनिस्टर का त्यारा लेके बाहर चले गए और वहाँ जाके इन्होंने कह दिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट का है, और उसके बाद ये सारा कुछ करें। इनके नज़दीक तो हर चीज़ मजाक है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, इसके अलावा इनका बाकी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेनेट की 3.5 साल से ये सीट पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन पंजाब को इन्होंने उस सीट पे नुमाइंदगी से महरूम किया हुआ है। अगर थोड़ी सी इनमें शर्म होती तो ये रिज़ाइन कर देते उसी वक्त कि जनाब मैं चूँकि मैं इसलिए मुंतखब हुआ था, मैं उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मेरी जगह पे किसी डिज़र्विंग पार्टी वर्कर को टिकट दिया जाए और उसको सेनेट में नुमाइंदगी दिलवाई जाए। होना तो ये चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि ये सर वो बीमार है। आपकी बात बड़ी उसामा साहब पार्टी में और लोग भी तो होंगे, बहुत से लोग हैं सर। हाँ, वह लंदन में ये भागे फिर रहे हैं, वहाँ पर सारा दिन ये कोई आज तक इन्होंने इलाज नहीं करवाया। 3.5 बल्कि इनको 4 साल हो गए हैं, 4 साल से ये लंदन में बैठे हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, आप चले, आपने कहा वो बीमार है, क्या बीमारी है उनको? सर वो तो वही बता रहे थे, हार्ट नहीं, आपने बड़े वसूल से कहा कि आप बता दें कह रहे हैं अभी तक खतरनाक बीमारी है। मांगने बताया कहते सर्वाइकल को पता नहीं गर्दन का कोई मसला होता है क्या है, मुझे तो उसका पता भी नहीं। मतलब असूली तौर पे आईनी और कानूनी तौर पे ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप सेनेट का जो ओथ है वो उसके लिए आपका असम्बली में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए असम्बली में स्पीकर के सामने ओथ लेना मस्ट है, ज़रूरी है। असम्बली के आप असम्बली में नहीं मौजूद तो आपका वोट भी कास्ट नहीं हो सकता। अगर ये प्रोविजन होती, सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन होती, तो फिर उसामा साहब ये जो अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, ये जो बिल सेनेट में गया, तो फिर तो ये कि वर्चुअल वोट भी डाल देना चाहिए। वो सेनेट वो जो उम्मीदवार है वो कहे जी कि आप वहाँ पर करें और मैं आपको बताता हूँ कि वोट कहाँ पे डालना है, तो फिर वोटिंग भी ऐसे ही करवा लीजिए। फिर इसका जवाब ना बाबा डोगर साहब ये भी बनता है, इसका जवाब इस तरह से भी बनता है कि इनको प्रॉपर जो है ना चेयरमैन सेनेट की जानिब से खत जाना चाहिए कि या तो आप अपने एक छोटा सा कमरा 4x4 का उसको आप सेनेट डिक्लेयर कर दें, और जब सेनेट का इजलास हो तो उसमें आप बंद हो जाए करें और वहाँ से कैमरे के दौरान बैठ के आप वो करें। ये तो हो गई एक तफरीही बात। दूसरी बात ये है कि इनको चाहिए कि जहाँ जहाँ से ये इश्तिहारी हुए हैं ना, उन अदालतों में भी यही ख़त भेज दें कि मैं अब तैयार हूँ तमाम अदालतों में पेश होने के लिए। आपने जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट में तो केसेस में लोग पेश होते हैं, तो आप ये तमाम केसेस में दोबारा पेश होना शुरू कर दें। ब्रेक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि किसी और को क्यों नहीं, नून लीग में और बहुत से लोग हैं तो उनको आप इसमें ले इन्वॉल्व कर लें। इसहाक डार साहब भी होना क्यों ज़रूरी है? रिश्तेदारी है, इनके अलावा और कोई इनका नेमुल बदल नहीं हो सकता, क्या वजह है इसकी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुबारकबाद की कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा हो गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए क्या है? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। महंगाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब बार बार इसका इजहार भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमें एहसास है, हम लोगों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ यह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 15% इजाफे का कह दिया गया है और मार्च से ये लागू होगा। और ग्रेड 1 से 19 तक इसमें मेरा ख्याल है 90% से भी ज़्यादा, शायद 99% जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो 1 से 19 में ही होंगे, बाकी 20, 21, 22 में तो बहुत कम लोग रह जाते हैं। तो उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा हो गया, अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है और इस पर जनाब बाकायदा उन्होंने खुशी मनाई है, यौम तशक्कुर मनाया है वफाकी मुलाजमीन ने। और सूबों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये कह दिया गया कि भाई उनका भी कुछ सोचा जाए। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं जी, जो पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियां उन्होंने कुछ 950 अरब का मुनाफा कमाया है और मैं बारी बारी उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जी वो भी तनख्वाहें बढ़ाएं। बाबा डोगर साहब, ये कदम तो अच्छा है, ज़बरदस्त है, लेकिन एक तो ये कि लाखों में होंगे मुलाजमीन अगर हम देखें, बाकी तो करोड़ों लोग तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस डिसीजन की वजह क्या है? बजट से पहले बल्दियाती इलेक्शन आपको लग रहा है, या महंगाई के हवाले से इतना ज़्यादा आ रहा था, सरकारी मुलाजमीन खुश नहीं नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने काम क्या करना था? क्योंकि गवर्नमेंट तो उन्हीं के सर पर चलेगी ना, काम जिस तरह से करेंगे उनको मोटिवेट रखना है, या यही कि भाई इतनी महंगाई है कुछ तो करें? समझा ये एक टेक्निकल सा इशू है। अब ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है मुलाजमीन को, अब ये उन मुलाजमीन को मिलेगा जिन्हें मुकम्मल अलाउंसेस नहीं मिल रहे।
अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से मुलाजमीन हैं जिनको मुकम्मल अलाउंसेस नहीं मिल रहे, और क्या ये वाकई अक्रॉस दी बोर्ड तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा, या ये कोई ख़ास किस्म के मुलाजमीन हैं जिनको कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, कुछ अलाउंसेस नहीं मिल रहे, वो डिप्राइव्ड हैं, तो उनको 15% अनाउंस किया गया ताकि वो एक लिमिटेड सा रिलीफ दिया जाए उन्हें, और उसके बाद तासुर ये दिया जाए कि ये सारे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए वफाकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक इस तरह का स्पेशल एडहॉक अलाउंस जो है वो जारी कर दिया है। तो ये अभी ये देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट के क्या अक्रॉस दी बोर्ड है, क्योंकि मुझे अक्रॉस दी बोर्ड ये नहीं लग रहा, और सूबे जो हैं इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या सूबों के पास इतने एडिशनल फंड्स हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसका 15% एडहॉक अलाउंस जो है सूबे अक्रॉस दी बोर्ड दे दें, क्योंकि यहाँ पर तो कई अरब रुपए का इसका इम्पैक्ट है। चले इसका पॉलिटिकली बताएं, इम्पैक्ट गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होगा। ये तो आपने टेक्निकल बात सही की, लेकिन वैसे जब अलाउंस मिल रहा है 15%, जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं तनख्वाह बढ़ गई, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आम आदमी की ज़िंदगी पर? जो मुलाजमीन है उनको तो चले फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा, हुकूमत को इससे क्या, ये बल्दियाती इलेक्शन में कोई फ़ायदा हो सकता है, एक बयानिया बन सकता है? क्योंकि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि वो ख़ुद पहुँचे जब ये यौम शुक्र मना रहे थे सब लोग जो वफाकी मुलाजमीन है सेक्रेटेरिएट में, तो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में वहाँ ये पहुँचे हैं, और फिर मुलाजमीन ने शुक्रिया भी अदा किया शौकत तरीन का इस मौके पर। तो शौकत तरीन साहब का ये भी बयान सामने आया है कि ये भी आगाज़ है, तो शुरुआत है। अब भी फवाद चौधरी साहब का भी बयान आ गया है कि हम अगले साल तक ये मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सबकी तनख्वाहें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए साहब, इस गवर्नमेंट को अब ये चौथा साल चल रहा है। पहले साल इन्होंने मुलाजमीन की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई, दूसरे साल भी नहीं बढ़ाई, तीसरे साल शायद 10% अलाउंस इन्होंने दिया था उनको, एडिशनल अलाउंस, महंगाई अलाउंस दिया था, और अब ये एक 15% का एडहॉक अलाउंस जो दे रहे हैं, डिस्पैरिटी अलाउंस जिसको कह रहे हैं। अब डिस्पैरिटी मैं फिर कंफ्यूज हूँ कि ये इसका क्या मतलब है, किस हद तक मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, क्या ये सबको मिलेगा, ये अभी तक कंफ्यूजन है। लेकिन उसामा साहब बाल जिनको फ़ायदा होगा 15% बेसिक पे लगा है, उस पर 2-3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा उनको। लेकिन उसामा साहब असल चीज़ ये है कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स, लोगों के बच्चों को नौकरियाँ मिलें, लोगों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुलें, प्राइवेट फर्म जो है वहाँ पर जो मिनिमम वेज बोर्ड है वो नाफिज किया जाए, तो तभी उसके समराज सारी चीज़ों के आते हैं। यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, जिन लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं वहाँ पर वेज बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है, लोगों की तनख्वाहें नीचे लगी हुई हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी की जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, ना वहाँ पे सैलरी बढ़ती है, ना सैलरी टाइम पे मिलती है, ना वो बेचारा गुजर बसर कर पाता है। तो एक बड़ा हिस्सा आपकी आबादी का जो 70-80% हिस्सा है वो तो वैसे ही बेचारा मर खप गया, उसको ना उसके बच्चे को नौकरी मिल रही है, ना उसको बर वक्त तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में इजाफा हो नहीं रहा। कोरोना ये कहते हैं उसमें सेठ जो है वो तो अरबों रुपए की सब्सिडी ले गया, लेकिन उसने अपने जो मुलाजमीन है, हर कंपनी जिसमें अगर 5000 मुलाजिम है उसमें से 4000 जो है वो डेली वेजर हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जो 5% या 2% दरखास्त ही हो रही है जी, प्राइम मिनिस्टर दरखास्त करें कि 100 बड़ी कंपनियां वो तो बढ़ाएं, चंद एक ने ऐलान भी किया। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये आपकी नज़र में कितनी बड़ी खबर है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए ये तो ऐसा ही है कि हुकूमत लगी फंसने तो ज़कात लगी बटने। वो जब अब चारों तरफ से उनको घेरा पड़ चुका है और उनको समझ भी आ रही है कि शायद फरवरी के लास्ट वीक में उनका कला कमाई हो जाए, हुकूमत शायद उलट पुलट हो जाए, तो वो उससे पहले उन्होंने ये नोटिफिकेशन, फिर भी ये एक ख़ास तबका को, एक ख़ास लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया है। इसकी डिटेल्स 1-2 दिन में छप जाएंगी, कहीं ना कहीं आ जाएंगी। ये ना तनख्वाह में इजाफा इसको नहीं कह सकते हम, ये एक डिस्पैरिटी अलाउंस है और उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जिनको कुछ अलाउंसेस नहीं मिल रहे थे उनको ये डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। अब किन को नहीं मिल रहे थे, ये पे एंड पेंशन कमीशन जो है वो देखेगा किन को क्या मिल रहा था और किन को क्या नहीं मिल रहा था। तो ये ख़जाने के ऊपर तो ज़ाहिर बात है कि इससे इम्पेक्ट होगा, लेकिन जो अवाम को या सरकारी मुलाजमीन हैं उनको, अगर तमाम के तमाम मुलाजमीन को बेशक वो ग्रेड 1 से 19 तक के हों, तमाम के तमाम को एक यूनिवर्सल स्केल जो है वो अगर बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा ये है कि ये बेसिक के ऊपर है,
बेसिक 19 के स्केल वाले की बेसिक भी जो है ना वो कुछ 60-70 हज़ार ही बनती होती है, 80 हज़ार बनती है। तो वो बेसिक के ऊपर अगर 60 हज़ार वाले को भी होगा तो 15% उसका क्या बढ़ेगा। अगर वो भी इस तरह से कि अगर उनको वो जो अलाउंसेस हैं वो ना मिलते होंगे, अब उन अलाउंसेस को डिफ़ाइन करेगा पे एंड पेंशन कमीशन। तो ये डायरेक्ट जो जिस तरह हम ये चाह रहे थे कि तमाम जो क्लर्क्स हैं, जो 14-16 तक लोग हैं, बहुत ही पिसे हुए तबकात, उनको कम से कम ये फौरी तौर पे रिलीफ मिलता। अब उनको मिलता है या नहीं मिलता, ये 1-2 दिन के बाद नोटिफिकेशन आएगा या और एक नोटिफिकेशन उसके बाद वजाहत का आएगा। तो फिर ये पता चलेगा कि किस हद तक। लेकिन ये कहना वज़ीर ख़जाना का कि ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। फवाद चौधरी कह रहे हैं जी सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में इजाफा, अब आमदनी भी हमने साल में बढ़ा देनी है। तो ये वो दिखा तो रहे हैं कारकर्दगी के हवाले से, या ख्वाब कह लें, या तो ये इस वजह से है कि जो एक प्रेशर आया हुआ है। वो तो हम इनके कहने के ऊपर तो जाएं तो हम तो एक दफ़ा अमीर भी हो चुके हैं। रात को हम सोए थे, हम तमाम लोग आप समेत हम सब गरीब थे, और अगले दिन उठे हैं तो मुल्क की इकानमी आसमानों के ऊपर जा रही थी और हम सब की अकाउंट में पैसे भी डबल हो गए थे। वो ये इस तरह की कौन सा दौर था? ये 5.37 मेरा ख्याल है, जो अब तो बैच भी उसके आ रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन सर अभी मैं आपको बताऊं, वो तो शुक्र है अब उसका जिक्र नहीं कर दिया शौकत तरीन साहब ने, क्योंकि काफ़ी उस पर तनकीद होती है कि इनको ब्रीफिंग हाल ही में दी गई है कि खित्ते में सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ जी, ज़ाहिर है ये तो ब्रीफिंग यही देंगे, इनको महंगाई नहीं लगती। जिनकी इनकम डॉलर्स में हो और वो डॉलर में अपने कारोबार करते हों, बाहर उनके मुफादात हों, यहाँ पे भी वो एक इलेट शराफिया से ताल्लुक रखते हो, उनको ये महंगाई कैसे अलाउंस है, डिस्पैरिटी अलाउंस कहा जाए, कुछ भी बहुत से लोगों को शायद इसमें फ़ायदा हो रहा होगा, तभी वो यौम तशक्कुर भी उन्होंने मनाया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आगे सूबों को कहा जा रहा है वो भी बढ़ाएं। इमरान खान साहब कह रही है मैं प्राइवेट सेक्टर से बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी इस मुल्क में कोई तो कमा रहा है, कोई बड़े बड़े लोग तो कमा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आगे तक ज़रूर इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। अगर वाकई हुकूमती फिगर्स दुरुस्त है, 5.37 तक ग्रोथ हुई है और 100 कंपनियों ने 950 अरब का मुनाफा कमाया है, तो फिर उनको आगे तक तो पहुँचाना चाहिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।